नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। देखिए, दिल्ली का तो मौसम बहुत ज्यादा सुहाना है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति अभी फिलहाल गरमाई हुई है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वहां की राजनीति गरमाई हुई है। बीएमसी चुनाव को लेकर हो, दशहरा रैली को लेकर हो, चाहे फिर शिवसेना को लेकर हो। और अब अगर हम इस मुद्दे पर हम बात करें शिवसेना को लेकर, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे शिवसेना को लेकर कैसे घमासान मचा हुआ है उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट में। और आज इसी मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मेरे साथी बने हुए हैं अबरार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि जैसे शिवसेना के दो धड़े हो गए हैं, एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट। पिछली सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट में हुई थी वो 7 सितंबर को हुई थी, अगली सुनवाई होनी है 27 सितंबर को। ऐसे में दोनों धड़ों की नजरें बनी हुई है 27 सितंबर पर। 27 सितंबर दोनों धड़ों के लिए बेहद जरूरी है। आपको क्या लगता है किसके पक्ष में फैसला आ सकता है? देखिए, जिस तरीके से तमाम मामलात को उद्धव ठाकरे के जो पक्ष के वकील हैं कपिल सिब्बल, वो तमाम मामले को रख रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में एकनाथ शिंदे की जो मुश्किलें हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से ये बड़ा कदम उठाया पार्टी के खिलाफ और एक बड़ी बगावत के बाद, भले ही वो सरकार में मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, लेकिन साथ ही उनके सामने बड़ी सारी चुनौतियाँ जो अब खड़ी हो गई। क्योंकि जिस तरीके से उन तमाम विधायकों को एक लालसा दी गई थी कि नई सरकार के गठन के बाद बड़े बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी उनके सुपुर्द की जाएगी, लेकिन उन बातों पर जो है एकनाथ शिंदे खड़े उतरते नहीं नजर आए। और ऐसे में एकनाथ शिंदे के जो बागी विधायक, उनके तेवर भी अब सख्त होते नजर आ रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी चुनौती यही है कि उन विधायकों को किस तरीके से संतुष्ट कर पाएंगे, उनकी जो तमाम उम्मीदें थी वो किस तरीके से फुलफिल कर पाएंगे। चुनौतियों को अगर एकनाथ शिंदे पूरा कर पाते हैं, उन चुनौतियों से लड़ पाते हैं, तो फिर हो सकता है कि महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल को पूरा कर पाएंगे, वरना सरकार एक बार फिर से लड़खड़ाती नजर आएगी। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है काफ़ी अहम फैक्टर इसमें साबित हो सकता है। देखिए, अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चीफ जस्टिस जो है उनके साथ, यानी कि यूयू ललित के साथ उन्होंने कार्यक्रम में एक साथ रहे और उन्होंने एक साथ मंच साझा भी किया। उसके बाद तमाम विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि अभी एक तरफ तो चल रहा है शिवसेना को लेकर जो मुद्दा गरमाया हुआ है, और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस यूयू ललित और एकनाथ शिंदे एक साथ मंच साझा कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो एक तरीके से राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, लेकिन उन बातों को लेकर के लगातार विपक्ष हमलावर है। क्योंकि जिस तरीके की सियासी छवि जो है वो एकनाथ शिंदे के बन गई है इस वक्त, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से तमाम रणनीतियों की यहाँ पर बात की जाए, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी पर जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, जो तमाम विपक्षी दल है महाराष्ट्र में, उनके द्वारा खासतौर से ये तमाम खेल के पीछे जो बीजेपी का ही हाथ बताया जा रहा है। ऐसे में एकनाथ शिंदे के साथ जो अभी नवनिर्वाचित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित, वो वहाँ पर मंच साझा कर रहे हैं। तो ये मंच साझा करना, मुझे लग रहा है कि इन बातों को लेकर के भले ही विपक्ष हमलावर है, लेकिन ये राजनीति का एक मामला नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरीके से जो बड़े पदों पर होते हैं उनके साथ मुख्यमंत्री होने के नाते उनको मंच साझा करना पड़ सकता है। देखिए, अगर हम बीते कुछ दिन पहले की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बयान दिया गया, तब अपने वो महाराष्ट्र दौरे पर थे। उनकी तरफ से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो शिव सैनिक है वो असली शिव सैनिक है। तो आपको क्या लगता है कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान से कोई फर्क पड़ेगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना है 27 सितंबर को? देखिए, अमित शाह का ये दौरा महाराष्ट्र का इस बात की ओर इशारा करता है कि बीजेपी इस बार बीएमसी चुनाव को भी काफ़ी अहमियत दे रही है। और यही वजह है कि जिस तरीके से उन्होंने हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जो तमाम राजनीतिक रणनीति अपनाई थी, वहाँ पर नतीजे भी उनके पक्ष में नजर आए थे। और उसी स्थिति को अब महाराष्ट्र में भी दोहराने की कोशिश जो है वो अमित शाह की इस यात्रा के बाद की जा सकती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अब देखिए कि बीएमसी में जिस तरीके से कुल आंकड़ों का गणित है, शिवसेना के पास लगभग 84 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 82 सीटें हैं। तो इन सीटों के आंकड़ों के लिहाज से अगर आप देखें तो बीजेपी शिवसेना के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकती है, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी में जो सीटों का फासला है वो मात्र 2 सीटों का है। तो ऐसे में अगर रणनीतियों को और ज़्यादा धार दी जाती है बीजेपी के द्वारा, तो फिर हो सकता है कि शिवसेना पार्टी की जो एक बादशाहत है बीएमसी में लगभग 30-32 सालों से, उस पर एक बार अंकुश लगता हुआ नजर आएगा। और ये पहली बार होगा महाराष्ट्र के इतिहास में, क्योंकि बीएमसी में अपनी सत्ता को बनाने का ये मतलब है कि महाराष्ट्र की सत्ता पर आप एक तरीके से काबिज हो रहे हैं।
देखिए, शिवसेना के बाद सबसे पहले शिवसेना के मुद्दे पर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे आमने सामने थे। अगर अब हम बात करें दशहरा रैली की, तो दशहरा रैली को लेकर एक बार फिर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आमने सामने आ गए। आपको क्या लगता है कि शिवाजी पार्क में बीएमसी की तरफ से किसको परमिशन दी जाएगी दशहरा रैली करने के लिए को लेकर? क्योंकि देखिए, माना जाता है कि दशहरा रैली शिवाजी पार्क में असली शिव सैनिक करते हैं, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे की तरफ से भी परमिशन मांगी गई है, लेकिन एकनाथ शिंदे की तरफ से भी कहा गया है कि हम ही शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने जा रहे हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे लगातार शिवसेना की जो तमाम विरासत है उसको लेकर के लगातार दबाव बनाने की कोशिश जो है वो उद्धव ठाकरे पर और शिवसेना पार्टी पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये है कि उद्धव ठाकरे की जो तमाम विरासत वाली राजनीति है उसको ख़त्म कर दिया जाए, विकल्प के रूप में एकनाथ शिंदे को उनके खिलाफ जो है वो तैयार किया जाए। और इसी रणनीति के तहत ये तमाम सारी चीज़ें जो देखने को मिल रही है, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने नए शिवसेना भवन की तामीर की बात कही थी पुराने शिवसेना भवन के आसपास ही, तो ये तमाम चीज़ें दर्शा रही है कि कुल मिला करके एकनाथ शिंदे ये चाह रहे हैं कि आने वाले समय में शिवसेना की जो एक कोर वोटर है, जो उनका बंधा हुआ वोटर है, उसमें सेंधमारी किस तरीके से की जाए। और इसी रणनीति के तहत एकनाथ शिंदे तमाम इस तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, शिवसेना को लेकर लगातार लड़ाई है, एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे। अभी अगर हम उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे के पास अभी सिर्फ अपनी पार्टी के अलावा कुछ नहीं है, ना तमाम विधायक है, कार्यकर्ता है, प्रवक्ता है, कुछ नहीं है। तो अब ऐसे में 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम सुनवाई होने जा रही है और दोनों ही धड़ों की नजरें बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट पर। ऐसे में हम अपने दर्शकों को लगातार महाराष्ट्र का पल पल का अपडेट दे रहे हैं और हम 27 सितंबर को आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला के पक्ष में दिया गया। आज आपण बघितलं असेल देसाई साहेब जे राज्याचे उद्योग मंत्री होते 7 वर्षासाठी आणि आम्ही देखील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये होतो। काल आम्ही एक महत्त्वाचा विषय लोकांसमोर आणला, तो म्हणजे वेदांता आणि फॉक्सकॉन याचा सेमीकंडक्टरचा जो प्लांट आहे तो कालकडे गुजरातला गेला। याची बातमी आपल्याला सगळ्यांनाच धक्कादायक कळली आणि अजून देखील खुलासा या सरकारकडून कुठून झाला नाहीये किंवा ह्या व्यवस्थेकडून कुठून झाला नाहीये की नक्की का असं झालं की जो प्लांट, जो मोठा प्रोजेक्ट 1 लाख नोकऱ्या देणारा, रोजगार उपलब्ध करून देणारा महाराष्ट्रात हा इतर राज्यामध्ये गेला, जो पूर्णपणे आपल्या राज्यात यायला तयार होता। कुठेही खुलासा न होता आरोप सुरू झालेले, प्रत्यारोप सुरू झालेले, ह्याच्यापेक्षा मोठा प्रोजेक्ट आणून असं करू तसं करू, पण खरं उत्तर अजूनही कुठेही आलेलं नाही। खरं तर आम्हाला अपेक्षित होतं की उत्तर हो एक चांगला ठळकपणे उत्तर येईल आम्हाला, पण ते कुठेही न येता व्हॉट्सअपवर थोडी इकडून तिकडून व्हॉट्सअपच्या युनिव्हर्सिटीमधून वेगळ्या काही गोष्टी यायला लागल्या। आज खरं तर मी सकाळी एका व्हॉट्सअपवर पाहिलं की कोणीतरी व्हॉट्सअप असं फिरवतं, मला माहित नाही नक्की कोण, पण 2015-16चा जो मॅग्नेटिक महाराष्ट्रामधला एमओयू होता फॉक्सकॉन बरोबरचा, आणि मग हा वेदांता आणि फॉक्सकॉनचा वेगळा एमओयू, ह्याच्यामध्ये सांगड घालून लोकांमध्ये काही थोडं कन्फ्युजन निर्माण करायचं, लोकांना भ्रमित करून द्यायचं की हे तेच होतं, मग ह्यांनी असं कसं नाही केलं, मग देसाई साहेबांनी सहकार्य नाही केलं। मी सकाळी देसाई साहेबांची माझी चर्चा झाली तेव्हा हे स्पष्ट झालं आणि मला देखील आठवतं की तो जो मॅग्नेटिक महाराष्ट्रामध्ये फॉक्सकॉन सोबत एमओयू झालेला तेव्हा पूर्णपणे तो एमओयू हा ॲपलच्या आयफोनच्या असेंब्लीबद्दल होता, महाराष्ट्रासाठी होता, आणि तो देखील एमओयू पुढे त्याचं काय झालं हे त्यावेळेचे मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं तर बरं होईल। पण हा जो विषय होता हा स्पष्ट विषय असा होता की सेमीकंडक्टर चिप्स ज्या डिसेंबर 2021 मध्ये जगभराची परिस्थिती बघून केंद्र सरकारने 76,000 कोटीचं मला वाटतं सबसिडी ग्रांट रिलीज केली आणि त्याच अनुषंगाने आम्ही 22 की 21 जनवरी 2022 इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।